नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया रस के अवयव, रस के भेद, उनके उदाहरण और रस निष्पत्ति के बारे में। भरतमुनि के द्वारा दिया गया रस सूत्र विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, जिसकी 11 व्याख्याएं पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर में हमें मिली, जिनमें 4 व्याख्याएं प्रमुख हुई, जो थी इस प्रकार से। भट्ट लौलट का उत्पत्तिवाद, जिसे कि आरोपवाद, उपचयनवाद या उपचितिवाद भी कहा गया, जिसमें इन्होंने अनुकार्यों में रस को स्वीकार किया। और उसके बाद अगला नाम हमने देखा शंकुक का अनुमितिवाद, जिसमें इन्होंने कहा लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान अनुमान कहलाता है, और इन्होंने चित्रतुंग न्याय भी दिया। और आज हम पढ़ेंगे भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक का भुक्तिवाद ही साधारणीकरण को प्रारंभ करने वाला है, तो हमें इसमें देखने को मिलता है साधारणीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद क्या है, साधारणीकरण किस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया है। तो भट्टनायक का भुक्तिवाद, सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। और इनके बारे में ये बात प्रमुख है, ये विशेषता है कि सर्वप्रथम साधारणीकरण से परिचित कराने वाले यही हैं भट्टनायक। आपके छोटे प्रश्नों में, लघुतात्मक प्रश्नों में ये प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम साधारणीकरण से परिचित कराने वाले आचार्य का नाम बताइए, तो वो हैं भट्टनायक। इससे पूर्व रस सूत्र की जो व्याख्या थी उसमें अभिनव जो शंकुक का नाम भी आता है, भट्ट लोलट का भी आता है, परंतु उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या तो की परंतु साधारणीकरण नहीं दिया। साधारणीकरण जो हमें मिलता है वो मिलता है भट्टनायक में ही। भट्टनायक ने भुक्तिवाद में साधारणीकरण करते हुए अपना काव्य प्रस्तुत किया, और इन्होंने 3 शक्तियाँ मानी काव्य की। वो कहलाई अभिधा शक्ति, भावकत्व शक्ति और भोजकत्व शक्ति। इन तीनों शक्तियों को इन्होंने स्वीकार किया, और इनकी जो भावकत्व शक्ति थी वही साधारणीकरण के रूप में परिणित हुई, साधारणीकरण कहलाई। भावकत्व को इन्होंने साधारणीकरण कहा। और इसकी विशेषताओं के हम देखें तो भट्टनायक की विशेषता यही है कि सबसे पहले साधारणीकरण से परिचित कराने वाले ही हैं भट्टनायक, और इन्होंने दर्शकों के महत्व को स्वीकार किया। और इनके साधारणीकरण के द्वारा ही हमें इस प्रश्न का उत्तर भी मिला कि शोक आदि दुखात्मक भावों में हम आनंद की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, साधारणीकरण के द्वारा। ये प्रश्न जो है कमियों में आ रहा था कि जैसे कि इसे हमने पूर्व पढ़ा शंकुक का अनुमितिवाद, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, जिसमें ये कमी थी उसकी कि इसमें इनके निष्पत्ति में कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि शोक आदि दुखात्मक ये जो भाव हैं हम इसमें आनंद कैसे ले सकते हैं, इसमें हम रस कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का करुण रस है। शोक आदि दुखात्मक भावों को व्यक्त करने वाला जो करुण रस है, ये भी हमें आनंद, क्योंकि रस का तो तात्पर्य ही आनंद है, ये हमें कैसे आनंद दे सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसे साधारणीकरण के द्वारा स्पष्ट किया कि जब हमारा साधारणीकरण हो जाता है, हम उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, तो उस साधारणीकरण के बाद हम शोक आदि दुखात्मक भावों में भी रस का अनुभव करने लगते हैं, रस को अनुभव करने लगते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि सीता आदि जो पूज्य पात्र हैं उनके प्रति भी हम साधारणीकरण के बाद जो है रस का अनुभूत उनके प्रति कर सकते हैं, उनके प्रति रति भाव का अनुभव कर सकते हैं। और एक पर इनकी कमी ये रही कि इन्होंने भावकत्व को जो है साधारणीकरण माना, तो इसके आधार पर ये कहा गया कि इन्होंने भावों का भोग बताया है, जबकि भावों का भोग नहीं होता, भावों की तो अभिव्यक्ति होती है। ये इनकी एक कमी के अंतर्गत आता है कि भट्टनायक ने भावों का भोग स्वीकार किया, जबकि वास्तव में भावों का भोग नहीं होता, भावों की तो अभिव्यक्ति की जाती है। तो ये था भट्टनायक का भुक्तिवाद, जो कि पहला साधारणीकरण का प्रयास था। साधारणीकरण से परिचित कराने वाले हैं भट्टनायक, और इन्होंने भावकत्व को ही साधारणीकरण स्वीकार किया। तो ये 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आपके यहाँ पर आ गए हैं कि सर्वप्रथम साधारणीकरण से परिचित कराने वाले कौन है, वो है भट्टनायक, और दूसरा है कि इन्होंने साधारणीकरण किसे माना, तो भावकत्व को ही साधारणीकरण माना। ये दूसरा लघुत्रात्मक प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं अभिनवगुप्त का, और इनका है अभिव्यक्तिवाद।
और जिस प्रकार से भट्ट नायक ने अभिधा, भावकत्व और घोषकत्व 3 शक्तियाँ मानी और भावकत्व को साधारणीकरण स्वीकार किया, इन्होंने 2 शक्तियाँ ही स्वीकार की, वो थी व्यंजना शक्ति और विभावना शक्ति। इनके आधार पर इन्होंने साधारणीकरण किया। इन्होंने कहा साधारणीकरण 3 चीज़ों का होता है, दर्शकों का, अनुकार्यों का और नटों का, ये पाठकों का, ये सब इन्होंने माना कि साधारणीकरण दर्शकों का होता है, अनुकार्यों का होता है साधारणीकरण। आगे बढ़ते हैं हम अन्य हिंदी आचार्य के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी साधारणीकरण के संबंध में अपने विचार, अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की हैं और इनका ग्रंथ है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो चिंतामणि है उसके भाग 1 में, और एक अन्य इनका ग्रंथ है रस मीमांसा। इसमें इन्होंने अपने रस संबंधी मान्यताएं, रस संबंधी विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है और साधारणीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इन्होंने कहा है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय, यहाँ पर आश्रय लिखिए आप, आश्रय के लिए भाव का आलम्बन होती है, वही सब पाठक और श्रोताओं के भाव का आलम्बन होती है। ये इनके चिंतामणि में ये कविताएं हैं, ये पंक्तियां हैं कि इनका मानना है कि साधारणीकरण से अभिप्राय है पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। आश्रय मैंने आपको बता ही दिया है कि आश्रय वह जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है और आलंबन जिसको देखकर वो भाव जागृत हुआ। तो आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब पाठक और श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि काव्य, आप कोई नाटक देख रहे हैं तो उस नाटक में जो आश्रय है वो जिस भाव का अनुभव कर रहा है, और जब साधारणीकरण हो जाता है, पाठक उस नाटक को देखते देखते या उस रचना को पढ़ते पढ़ते आश्रय जिस भाव का अनुभव कर रहा है, पाठक के मन में, दर्शक के मन में, श्रोता के मन में भी वही भाव जब जागृत हो जाता है, उसमें भी वही भाव आ जाता है, तो वही स्थिति कहलाती है साधारणीकरण की। जब आप किसी दृश्य को देख रहे हैं और उस आश्रय की जो परिस्थिति है, उसके हृदय के जो भाव हैं, वो उसमें आप इतने भाव विभोर हो जाते हैं, उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आप स्वयं उसका अनुभूत करने लगते हैं, आप उसके स्थान पर स्वयं को अनुभव करने लगते हैं, तो वही स्थिति कहलाती है साधारणीकरण की। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि काव्य में वर्णित आश्रय का भाव, आश्रय के भाव का जो आलंबन होता है, आश्रय के लिए जो आलंबन है वही पाठक, श्रोता या दर्शक का भी आलंबन हो जाता है, यही साधारणीकरण है। इसके बाद इन्होंने कहा कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, व्यक्ति तो विशेष रहता है। ये इनकी प्रमुख बात है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, व्यक्ति विशेष रहता है। और इसके बाद तीसरी प्रमुख बात यह है इनकी कि रस की एक नीची अवस्था भी इन्होंने स्वीकार की है, वो ये है कि जिसमें दर्शक या श्रोता या पाठक उस भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यंजना आश्रय अपने आलंबन के प्रति करता है। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया जाता है कि जो मर्यादा के अनुकूल है, शीलता के अनुकूल है, तो उस चीज़ का अनुकरण पाठक या श्रोता, दर्शक नहीं करता, वो रस की नीची अवस्था होती है। वहाँ पाठक अपने विवेक का प्रयोग करता है, जैसा कि गुरु पत्नी के प्रति प्रेम दिखाना, या अपने से बड़ों का जहाँ अनादर दिखाया जा रहा हो, या फिर आपने कोई ऐसा दृश्य हो जहाँ पर बहुत ही कुरूप स्त्री है, उसके प्रति किसी का जो प्रेम है, किसी कुरूप स्त्री के प्रति किसी का जो प्रेम है, कुरूप स्त्री हुई आलंबन और आश्रय, उसके प्रति जो प्रेम दिखा रहे, इसके हृदय में वो प्रेम का भाव जागा, तो वहाँ आश्रय। अब आश्रय के लिए तो वो कुरूप स्त्री आलंबन है, परंतु पाठक के लिए, श्रोता के लिए, उस दर्शक के लिए वो कुरूप स्त्री आलंबन का कार्य नहीं करेगी, उसके दर्शक के हृदय में उस कुरूप स्त्री को देखकर प्रेम नहीं जागृत होगा। वो उस कुरूप स्त्री के प्रति, उस रचना में, आश्रय में, उस कुरूप स्त्री रूपी आलंबन के प्रति जो प्रेम भाव जागृत हुआ है वह दर्शक के हृदय में नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रस की नीची अवस्था है कि जहाँ पर आश्रय के साथ पाठक का तारतम्य नहीं होता, आश्रय का जो आलंबन होता है वो पाठक का आलंबन नहीं बनता। इसे कहा गया रस की नीची अवस्था, जिसमें दर्शक या श्रोता का उस भाव का अनुभव नहीं होता जिसकी वंजना आश्रय अपने आलंबन के प्रति
करता है। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साधारणीकरण का मत। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का साधारणीकरण का क्या मत रहा। डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है रस सिद्धांत। इसमें इन्होंने साधारणीकरण के बारे में लिखा है कि इनका मानना है कि साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है और न ही आलम्बन का, अपितु कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में यही स्वीकार किया है कि साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है, न ही आलम्बन का होता है, कवि की अनुभूति का होता है। कवि अपनी अनुभूति के द्वारा जो व्यक्त करना चाहता है, जो दर्शक तक को दिखाना चाहता है, जो पाठक को तक पहुंचाना चाहता है, उसका साधारणीकरण होता है, ना कि आश्रय का, ना ही आलम्बन का। अर्थात कवि अपनी जिस अनुभूति को पाठक तक, दर्शक तक, श्रोता तक पहुंचाना चाहता है, वही पाठक, श्रोता और दर्शक तक पहुंचकर जब उससे तादात्म्य स्थापित कर लेती है, वही साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण आश्रय और आलम्बन का नहीं होता, कवि की अनुभूति का होता है। तो ये भी आपके प्रश्नों में आ सकता है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने स्वीकार किया है, तो उसमें नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र का। तो आज हमने पढ़ा साधारणीकरण, जिसके अंतर्गत हमने भट्टनायक का भुक्तिवाद, इन्होंने 3 शक्तियाँ मानी, अभिधा, भावकत्व और घोषकत्व, और भावकत्व को ही इन्होंने साधारणीकरण कहा। और इनकी प्रमुख बात ये भी थी कि सबसे पहले साधारणीकरण से परिचित कराने वाले ही भट्टनायक हैं, और भावकत्व को इन्होंने साधारणीकरण कहा। उसके बाद अगला नाम था अभिनव गुप्त का, जो कि इनका है अभिव्यंजनावाद। इन्होंने व्यंजना और विभावना 2 शक्तियाँ स्वीकार की और इन्हीं के आधार पर साधारणीकरण किया। और तीसरा हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण माना और उन्होंने साधारणीकरण के संबंध में कहा कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, व्यक्ति विशेष रहता है। रस की एक नीची अवस्था भी स्वीकार की, जिसमें पाठक या श्रोता के लिए वो आलम्बन नहीं होता जो आश्रय के लिए आलम्बन होता है, और जिसमें पाठक अपने विवेक का प्रयोग करता है। नगेंद्र ने कहा है कि रस ना साधारणीकरण जो है वो ना तो आश्रय का होता है, ना आलम्बन का होता है, वह तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण स्वीकार करते हैं। तो आज हमने पढ़ा रस निष्पत्ति में साधारणीकरण। इससे आगे की कक्षा में हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसके बारे में अपने स्तर पर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।